प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में कभी भारत को टक्कर देने वाला बांग्लादेश आज कंगाली की राह पर खड़ा है। जी हां, शेख हसीना के दौर में एशियन टाइगर की राह पर चलने वाले बांग्लादेश की स्थिति आज कट्टरपंथी यूनुस की अगुवाई में बद से बदतर हो चुकी है। जीडीपी में बम्पर गिरावट आई है, एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद हो रही है, तमाम कंपनियों पर ताले लग रहे हैं, विदेशी कंपनियां देश छोड़कर भागने लगी है, बॉर्डर पार संकट काल है, भारी मुसीबत है और चीन की गोदी में बैठे यूनुस देश को कंगाल कर रहे हैं। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुए 1 साल पूरा होने को है। हसीना की जगह पर यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, लेकिन बांग्लादेश विकास की पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है और मुल्क में इस्लामी कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा है। आज वहां हिंदुओं के लिए अपनी जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन यूनुस को चिंता केवल अपने इस्लामिक एजेंडे की है, भले ही देश गर्त में क्यों ना चला जाए। इसलिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले 1 साल में दुनिया में सबसे पीछे हो गई है, कहें तो पूरी तरह से चौपट हो गई है और इसका कारण सिर्फ अराजकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कैसे तरक्की की राह पर चलने वाले एक मुल्क ने जब मजहब के नाम पर उन्माद शुरू किया तो बर्बादी होने की कगार पर पहुंच गया और आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत कितनी खराब हो चुकी है और चीन इसमें कैसे लाभ ले रहा है। वीडियो बहुत दिलचस्प होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बांग्लादेश का बुरा हाल यूनुस ने बर्बाद कर दिया, कर्ज में डूब गया मुल्क, चीन ने कर दिया खेल। शेख हसीना सरकार को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल करने के लिए पिछले साल जून जुलाई में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और ढाका में सुनियोजित हिंसा को अंजाम दिया गया, जमकर उत्पात बचाया गया, सड़कों पर हुड़दंगबाजी की गई। इस दौरान बांग्लादेश में पहले बंद बुलाए गए, फैक्ट्रियों पर ताले डलवाए गए, पूरे देश में हिंसा कराई गई और पुलिस तक को छोड़ा नहीं गया। इस दौरान तमाम फैक्ट्रियां निशाने पर रही जिनके मालिक अवामी लीग से जुड़े हुए थे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के केंद्र ढाका और चटगांव पूरी तरह से बंद रख दिए गए थे और यहां भी खूब बवाल हुआ। 2 महीने से ज्यादा चले इस बवाल के चलते बांग्लादेश की इकोनॉमी को $10 बिलियन यानी 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह बांग्लादेश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 2 से 2.5% तक है। बांग्लादेश में इस हंगामे के दौरान तमाम कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो गई, इससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। एक रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान देश में लगभग 1.3 लाख कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वालों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा इस दौरान कपड़ा फैक्ट्रियां बंद होने के चलते बांग्लादेश के निर्यात पर भी बड़ा असर देखने को मिला और वो एक तरह से पूरी तरह से डूब गया। एक और रिपोर्ट बताती है कि देश में जुलाई अगस्त तक के इस हंगामे के चलते $800 मिलियन यानी 7,000 करोड़ के आयातों का नुकसान हुआ। इस दौरान 32,000 करोड़ से भी अधिक विदेशी ऑर्डर बांग्लादेशी कपड़ा निर्माताओं के हाथ से निकल गए। ये ऑर्डर उन देशों में गए जहां स्थिरता थी। बड़ी मात्रा में कपड़ों के ऑर्डर भारत और वियतनाम जैसे देशों में गए। इससे बांग्लादेश में बेरोजगारी दर हाई हो गई, उसकी विदेशी मुद्रा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। बांग्लादेश की जीडीपी में भारी गिरावट। आंदोलन के दौरान जहां बांग्लादेश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, वहीं आंदोलन के बाद भी अब तक हालत बदतर ही है। 1 साल होने को है और बांग्लादेश की इकोनॉमी रेंग रही है। देश में जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 में 4% से भी नीचे आ गई, जबकि इससे पहले के सालों में यह औसतन 6.5% रहा था। जी हां, वो दौर था शेख हसीना का। बांग्लादेश को आर्थिक मोर्चों पर सफल देश माना जाने लगा था। बांग्लादेश की सबसे तेज आर्थिक वृद्धि पीएम शेख हसीना की अगुवाई में हुई थी। 2010 से 24 के बीच वहां प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई थी, जहां 2010 में यह लगभग $1,300 यानी 1.12 लाख रुपए से $2,600 यानी $2.25 लाख रुपए के पास पहुंच गई थी। बांग्लादेश को नए एशियन टाइगर का खिताब दिया जाने लगा था, लेकिन यह आर्थिक वृद्धि का सिलसिला 2024 में आकर रुक गया। बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति को इस्लामी हिंसा और कट्टरपंथ की नजर लग गई। मई 2025 में एक रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में बेरोजगारी दर ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
ये अक्टूबर दिसंबर 2024 की तिमाही में 4.63% के स्तर तक पहुंच गया। इस दौरान वहां 27 लाख से अधिक लोग बेरोजगार थे। इसके पीछे का सीधा कारण देश में हुई हिंसा और उसके बाद आई स्थिरता को माना गया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियां भी यूनुस सरकार ने नहीं निकाली है। इससे बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद हुई तो लोग बेरोजगार हुए। इसके अलावा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार होने के चलते कई गतिविधियां पूरी तरह से रोक दी गई है। यह स्थिति आगे और भी गंभीर हो सकती है। बेरोजगारी का यह आंकड़ा 5 से 6% तक पहुंच सकता है, यह आशंका जताई गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले हुई हिंसा के चलते बाहरी निवेशकों का भी भरोसा वहां डगमगाने लगा है। यह देश के लिए चिंता का सबब है। हालांकि बांग्लादेश की समस्या में और भी बढ़ावा वियतनाम जैसे देश हैं, जो कपड़ों को लेकर बाकी सामानों से उसे बाजारों में पटकनी दे रहे हैं, और भारत भी इस मामले में लगातार कमाल कर रहा है। भारत से दूरी बनाना पड़ गया महंगा। भारत से रिश्ते बिगाड़ने के चलते बांग्लादेश को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने मई 2025 में बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड और फूड ड्रिंक्स आदि पर बैन लगा दिया था। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले प्लास्टिक और लकड़ी के सामानों पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे और कहा था कि अब वो बांग्लादेश से आने वाले कार्बोनेट ड्रिंक्स, बेक्ड सामान, स्नैक्स, चिप्स और कन्फेक्शनरी सामान को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देगा। भारत द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों के चलते बांग्लादेश को वार्षिक तौर पर $770 मिलियन यानी 6500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। यह देश के भारत को कुल निर्यातों का लगभग 42% बनता है। भारत व्यापार के मामले में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। हालांकि इसकी शुरुआत बांग्लादेश की ओर से हुई थी। बांग्लादेश ने अप्रैल 2025 में मछली, कपड़े समेत कई उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी थी। उसने रास्ते के लिए भी भारत से 1.8% प्रति टन का शुल्क लेना शुरू कर दिया था और वहीं से बांग्लादेश की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं का बुरा हाल। एक और जहां आर्थिक मोर्चे पर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को पूरी तरह से वहां की स्थिति खराब कर दी, तो वहीं हिंसा भी वहां जमकर देखने को मिल रही है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तख्ता पलट के 1 साल के भीतर हिंदुओं और तमाम अल्पसंख्यकों पर 2400 से अधिक हमले हुए हैं। इनमें कई हमले बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। हाल ही में एक हिंदू महिला का बीएनपी के एक नेता ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस्लामी कट्टरपंथियों को तो छोड़िए, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने खुद ढाका में रेलवे की जमीन पर बताकर एक पुराना हिंदू मंदिर ढहा दिया। हिंदुओं के लिए जिन्होंने आवाज उठाई, उनका भी इस साल बहुत बुरा हाल किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हर दिन अत्याचार हो रहे हैं और इसी के चलते चटगांव में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। इसका नेतृत्व संत चिन्मय दास ने किया था। चिन्मय दास से चिढ़े इस्लामी कट्टरपंथियों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा तक लगा दिया। उनको महीनों तक सुनवाई भी नहीं हुई। उनके वकील तक पर हमले हुए। जब आखिर में उनको जमानत मिली तो फिर इस्लामी कट्टरपंथी भड़के और उन्होंने जमानत पर रोक लगवा दी। इसके अलावा यूनुस सरकार विपक्ष का दमन भी कर रही है। वो लोगों की तमाम स्मृतियों से उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास को भी तोड़ दिया। दंगाइयों ने उस धान मंडी घर की ईंट तक तोड़ दी जिससे बांग्लादेश को आजादी मिली है। यह सब इसलिए होने दिया गया क्योंकि इसका कनेक्शन शेख हसीना से है। रविंद्रनाथ टैगोर के घर को तोड़ा गया। यूनुस सरकार देखती रही। सत्यजीत रे का भी घर गिरते गिरते बचा। इस पर भी यूनुस सरकार ने बेशर्म रवैया अपनाया। कहानी यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि शेख मुजीब से जुड़ा हर एक चिन्ह मिटाने की पूरी कोशिश की गई, चाहे उनकी जयंती होने वाले समारोह को रोका जाना या फिर नोटों पर से उनका फोटो हटाना। बांग्लादेश की सरकार इस विरासत को मिटाने की हर संभव कोशिश में लगी है और यूनुस की इन तमाम नीतियों ने बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों की सोच को मजबूत कर दिया है, जो मुजीब को नहीं देखना चाहता। यह सब करने के बाद मोहम्मद यूनुस बिना चुने ही बांग्लादेश को हमेशा के लिए अपने शासन तले रखना चाहते हैं।
यूनुस को जब सत्ता सौंपी गई थी तभी उसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। उन्हें अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर लाया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता सो कॉल्ड मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर काबिज हुए 1 साल हो गए, लेकिन चुनाव का नाम लेते ही वो सनक जाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में इसी को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो गया था। आखिर में यूनुस ने 2026 के मध्य तक चुनाव की बात किसी तरह से कही है। पहले वो दिसंबर 2025 की बात कह रहे थे। उनके इन तमाम कदमों से लगता है कि वो स्वयं ही बांग्लादेश के बिना चुने तानाशाह बनने की राह पर हैं। चीन करेगा बांग्लादेश को कंगाल। आपको बता दें कि बांग्लादेश पूरी तरह से चीन की गोदी में बैठा हुआ है और यूनुस पूरी तरह से शी जिनपिंग के। यूनुस सरकार 24 घंटे चीन और बीजिंग की तारीफ में लगी रहती है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर चीन की पकड़ तेजी से मजबूत हो रही है। वहीं भारत अब भी एक अहम रणनीतिक साझेदार बना हुआ है, लेकिन चीन से उसकी नजदीकियां भारत को बांग्लादेश से दूर कर रही है। 2023-24 में बांग्लादेश के कुल आयात का 25% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन से आया। यह 6 साल पहले सिर्फ 20% रहा था। इसका सीधा संकेत है कि बांग्लादेश के घरेलू बाजार पर चीन का पूरी तरह से कब्जा हो गया। बात राजधानी ढाका की हो या फिर दूसरे हिस्सों की, चीन को बांग्लादेश का निर्यात भी लगातार घट रहा है। 2018-19 में जहां चीन को कुल निर्यात का 2.1% हिस्सा जाता था, वो 2023-24 में घटकर सिर्फ 1.6 पर अटक गया। यह दिखाता है कि बांग्लादेश की चीन पर निर्भरता कितनी बढ़ती जा रही है। अगर चीन का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इसी तरह हस्तक्षेप रहा तो इसकी स्थिति भी पाकिस्तान जैसी होगी और बांग्लादेश कंगाल पूरी तरह से हो सकता है और चीन फिर बांग्लादेश को कर्ज देकर अपनी पकड़ वहां और मजबूत करेगा। आपको याद होगा कैसे शेख हसीना के विरोध में बांग्लादेश में बहुत बड़ी साजिश रची गई और उनका विरोध इसलिए भी किया गया क्योंकि भारत के साथ उनके संबंध बहुत बेहतर थे। शेख हसीना और पीएम मोदी की पॉलिटिकल केमिस्ट्री जबरदस्त नजर आती थी और शेख हसीना पिछले कुछ समय से भारत में है। इसे लेकर बांग्लादेश छटपटा रहा है। वो लगातार मांग कर रहा है और भारत को धमकी तक दे रहा है, लेकिन इसका कोई भी असर दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की गिरती इकोनॉमी को क्या चीन बचा पाता है या फिर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की स्थिति को पूरी तरह से पाकिस्तान की तरह बदहाल कर देंगे और बांग्लादेश में जिहाद और कट्टरपंथ के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।